मोहनदास करमचंद गांधी 1869 एंड 1948। आप लोग बुक लेकर पढ़िएगा हाथ में अपने। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहता है पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये पूरे देश में हम लोग किस नाम से विख्यात हुए? बापू के नाम से। इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। और कहा जाए कि ये पॉलिटिशियन के तुलना में, ये राजनीतिज्ञ के तुलना में ये आध्यात्मिक लीडर कहीं अधिक थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड, मतलब उन्होंने सफलता पूर्वक प्रयोग किया क्या? अ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य, सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ अपने चीफ वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार, इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया अंग्रेजों के खिलाफ भारत में। एंड हेल्प इंडिया, और भारत को मदद किए गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, कहा जाए 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति पर इनका पूर्ण रूप से प्रभाव था। आप लोग आगे चैप्टर एक पढ़िएगा, इसी में है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, वो लिखा हुआ है पर्ल एस बक का, अमेरिकन राइटर हो। वो भी बात लिखी है कि पूरे देश में गांधी जी ऐसे नेता थे जिनको तीनों वर्ग, मतलब कहने का मतलब पढ़ा लिखा वर्ग हो चाहे अनपढ़ वर्ग हो, कहने का मतलब चाहे शिक्षित हो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सब कोई इन्हीं की बात को सुनता था। कि यही नेता थे जो सब लोग इनकी बात को मानते थे और सुनते थे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। क्या कहता है कि इनकी मृत्यु हो गई एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक। हैंड माने एक पागल के हाथ, फनाटिक माने क्या होता है? पागल। तो पागल के हाथ हो। उस पागल का नाम जानते हैं आप लोग? उसका नाम था नाथूराम गोडसे। 1948 में महात्मा गांधी अपना प्रेयर करके, प्रार्थना करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में ही उनको ये गोली मार दिया था। माने बताइए, वो 80 साल के बुढ़ा को मार कर वाहवाही लूट लिया कि बहुत हम बड़का ही हो गए। तो जीना को काहे नहीं मारा था? अंग्रेज पर को गोली काहे नहीं चलाया था? आप लोग किसी के देखिए, किसी के जिंदगी में निगेटिव खोजना बहुत आसान है। और जो निगेटिव माइंड के लोग होते हैं वो मक्खी की तरह होते हैं। आपका पूरा सुंदर शरीर छोड़कर आप बैठे हैं कहाँ? तो घाव पर। तो कहने का मतलब हम देखते हैं कि गांधी के बारे में तरह तरह के लोग बात कहते हैं, जानकारी तो है नहीं। सोचिए कि आपके गांव में एक दबंग खड़ा हो जाता है तो किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता है। आइए पूरे, हम सुने हैं बड़े बुजुर्ग लोगों से कि अंग्रेज जब गांव में आते थे घोड़ा लेकर तो लोग अपने घरों में छुप जाते थे। और उस परिस्थिति में ये पूरे देश स्तर पर अंग्रेजों से आंख मिलाकर बात करने वाले का नाम महात्मा गांधी था। इनका मूल्यांकन कम मत कीजिए। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? आत्मकथा, इसको जीवनी भी कह सकते हैं। तो बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोग्राफी क्या होता है? जैसे मान ली मेरे जीवनी को आप लिख रहे हैं तो बायोग्राफी हुआ। अब मैं अपनी जीवनी को अपने ही खुद ही लिख रहा हूं, इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, आत्मकथा इसको कहिए हिंदी में। इनका फेमस किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी संस्करण आता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द नॉमरस आर्टिकल्स, और असंख्य इन्होंने निबंध लिखा, आर्टिकल बता रहे हैं, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। इनका एक पत्रिका आता था यंग इंडिया, उसमें असंख्य आर्टिकल छपा था। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और समय विभिन्न अवसरों पर इन्होंने जो भाषण दिया था या उनको लेखनी को देखकर रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर
कहता है कि इससे प्रदर्शित होता है कि सिर्फ एक विचारक ही नहीं थे, बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक माने विशुद्ध अंग्रेजी के आइडियोमेटिक, आइडियो माने क्या होता है, मुहावरा, मुहावरादार अंग्रेजी, उसके ये मास्टर थे, विशुद्ध अंग्रेजी के जानकार थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका नाम जो है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे भारतीय सभ्यता का जो बुनियाद है, इस पर वो चर्चा करते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, वो समय के प्रचलन के साथ, समय बदलता गया लेकिन हमारा जो सभ्यता है अपने जगह पर खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता इसको कहा जाए, द वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जो है, व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, पश्चिम सभ्यता वालों का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो क्या है, तो मैटेरियलिटी, भौतिकवाद को बढ़ावा देना है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो पश्चिम वालों का जो सभ्यता है, हमारा जो भारतीय सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन, इससे मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, कि हमारा भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को ऊपर उठाता है। एक तरह देखा जाए तो कह रहे हैं कि दोनों सभ्यता में ये कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या कहते हैं गांधी जी? आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप लोग को एक फायदा होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आता है 50 अंक का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पकड़ने में, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। अब समरी तो एक आता है, लेकिन खाली समरी अगर पढ़ा दिया जाए तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव ढंग से नहीं पकड़ पाइएगा। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और जब भी हम बुक पढ़ा रहे हैं तो आप अपने पास भी एक बुक लेकर पढ़िए, साथ में रखिए, तब इस वीडियो को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं गांधी जी कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारे भारत ने जो सभ्यता डेवलप किया है, विकसित किया है, उसको बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कभी भी नीचे गिराया नहीं जा सकता है। बीच में से पीटना होता है कहने का मतलब, लेकिन भाव वही है कि हमारा जो सभ्यता है उसको नीचे नहीं किया जा सकता है। And nothing can equal the seeds sown by our ancestors, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का जो बीज, कहता है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का बीज बोया है उसका कोई इक्वल नहीं हो सकता, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। कहते हैं रोम वेंट, आप लोग हम बता दें कि भारत में एक अलग अलग देश में अलग अलग सभ्यता डेवलप हुआ था। रोम का सभ्यता, ग्रीस का सभ्यता, हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र का सभ्यता। तो कहते हैं कि सारा सभ्यता जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता है, पढ़िए, रोम वेंट, रोम सबसे डेवलप सभ्यता था उस टाइम, लेकिन रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस जो है उसका भी वही भाग्य हुआ, उसके भाग्य में वही हुआ कि उसका भी सभ्यता खत्म हो गया। द माइट ऑफ द फराओ आज ब्रोकन, फराओ, फराओ समझते हैं किसको कहा जाता है? मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ऐसा ऐसा चीज। तो कहता है कि फराओ का जो शक्ति था, पावर था, वो भी टूट गई, खत्म हो गया। आज जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, लेकिन चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कहने का मतलब कि समय के साथ धीरे धीरे, हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, वो धीरे धीरे करके सब सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो भारत का सभ्यता है, अब महसूस कीजिए कि अभी कभी हम लोग का जो मूल परंपरा है, जो फंडामेंटल चीज जो है, उसमें हम थोड़ा ना बदलाव किए हैं। मान ली छठ करते हैं, हम लोग छठ पूजा करते हैं, तो छठ पूजा याज का चीज है। पहले भी जो उस टाइम में भी छठ पूजा होता था, आज भी सेम वैसे ही होता है, हम लोग थोड़े बदले हैं अभी। हाँ, थोड़ा बाहरी थोड़ा हुआ है बदलाव, लेकिन मूलभूत जो बदलाव है
फंडामेंटल जो चीज है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए लड़की कतनो जींस पैंट पहन के घूमती है, लेकिन जिस दिन उसको दुल्हन बनना होगा तो लहंगा चाहे साड़ी पहनबे ना करेगी, कि जींस पैंट पहनकर शादी करेगी। बट इंडिया इज स्टिल somehow or other sound at the foundation। लेकिन भारत जो है आज भी अपने फाउंडेशन, उसका जो बुनियाद है एकदम अपने बुनियाद पर खड़ा है। कहते हैं गांधी जी, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहते हैं कि यूरोप के लोग जो थे अपना लिखना कहां से सीखे थे? अतः ग्रीस और रोम के लोगों से लिखना सीखे थे, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। कहता है जो बहुत लंबे समय तक अपने गरिमा को बरकरार नहीं रख पाए। ये पश्चिम यूरोप वाले लोग, कहने का मतलब भाषा भी बोले तो दूसरे का भाषा सीखो। आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। अगर आप उनसे सीख रहे हैं, किसी दूसरे से सीख रहे हैं, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम। कहते हैं कि आप तो मान लीजिए दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, तो उस मान लीजिए कि दूसरे का भाषा आप सीख रहे हैं और उस भाषा में, उस लैंग्वेज में अगर कोई गलती है, आप कैसे बच जाइएगा? आप तो उस गलती को जाने अनजाने आप में वो गलती आ ही जाएगा। जब आप दूसरे का नकल करते हैं तो नेचुरल है कि उसकी जो गलतियां हैं वो भी आप में आ जाएगी। सच इन इज दियर पिटिएबल कंडीशन। कहता है ऐसी उनको दयनीय स्थिति थी। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सारे चीजों के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल और दैट इज हर ग्लोरी। भारत जो है एकदम अडिग है और यही इसकी गरिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारतीयों के खिलाफ एक आरोप है, हमारे भारत के अगेंस्ट एक आरोप है। क्या आरोप है? कि दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। एक आरोप ये है हमारे ऊपर, हमारे भारतीयों के ऊपर, कि यहाँ के लोग जो होते कैसे होते हैं? अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, आइस्टोलिक मतलब मूर्ख होते हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। ये संभव नहीं है कि भारतीय लोग किसी बदलाव को स्वीकार करें। कहने का मतलब ये पश्चिम वालों का हम भारतीयों पर आरोप है कि हम लोग जो हैं मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि हम किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा आरोप है हम भारत के लोगों पर। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अगर ये आरोप है हमारे ऊपर तो गांधी जी कहते हैं हाँ है, ये हमारी डिमेरिट नहीं, हमारी कमी नहीं, हमारी खूबी है, हमारी मेरिट है कि हम किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। व्हाट वी हैव, कहते हैं कहे हम बदलाव स्वीकार करेंगे? मैं जिस हमारे पूर्वज जो सभ्यता डेवलप किया है, हम खुद बेहतरीन सभ्यता में जी रहे हैं, हम कहे तुम्हारा बदलाव स्वीकार करें? हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था, आज भी है। लेकिन मान लीजिए आज देख रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज जो बताकर चले गए हैं, आज पश्चिम वाले उनकी नकल कर रहे हैं। आज के डेट में वो लोग अब नीम के दतवन से मुंह धो रहे हैं। वो लोग जान गए कि बरस बेकार है। वहां के लड़के लड़कियां अब शास्त्रीय संगीत, कथक डांस सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की सारी जो अच्छाइयां हैं वो लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि वहां की सारी बुराइयां जो है वो हम लोग यहाँ धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो कि हम किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो काहे हम करें? हम जिस रूम में रहते हैं तो खुद बढ़िया हमारा रूम है, तो काहे तुम्हारे हम डेरा में जाए? What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। कहते हैं हमने टेस्ट किया है, जांच किया है, बार बार अनुभव के निहाई पर, मतलब ठोक कर ठेठा कर देखे हैं कि कोई कमी तो नहीं है, तो कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो वी डेयर नॉट चेंज। हम किसी बदलाव का साहस नहीं कर सकते, हम नहीं बदल सकते। भले तुम्हारा आरोप है कि हम लोग किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। Many thrust their advice upon India, as she remains STD।
बहुत सारे लोग जो है वो भारतीयों को अपना सलाह देते हैं कैसे करना चाहिए, लेकिन हम क्या है, हम अपने जहां है वहां ठीक, हम अपने कंटिन्यू हम जा रहे हैं। कहने का मतलब गांधी जी का फोकस क्या है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर ने जो सभ्यता देकर गया, हम अपने आप में परफेक्ट हैं, हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। सीट एंकर बुक पर लिखा होगा सुरक्षा कवच, ये हमारी आशाओं का सुरक्षा कवच है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन क्या है, एक मोड है, मोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें अपने कर्तव्य का आप निर्वाह करते हैं। मोड समझ रहे हैं, कहने का मतलब आपको एक दायरा दिया गया है कि इसे ही में रहना है, आपको यही सभ्यता है, आपको इसे रहना है, इसे जीना है, यही आपका सभ्यता है। अब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहता अपने कर्तव्य को निर्वाह करना और नैतिकता का पालन करना ये बदलावपूर्ण चीज है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता। गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता को पालन करने के लिए हमें अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर और पैशन, भावनाओं पर क्या होना चाहिए, मास्टरी, कंट्रोल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब एक, मान लीजिए कि हम नैतिकता, तो अब सोचा जाए तो नैतिकता क्या है? अगर हम भावनाओं पर कंट्रोल करके रखे हैं तो हम नैतिक है। आज जैसे ही हम अपने भावनाओं को छोड़ देते हैं, भावनाओं पर से मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, हम अनैतिक हो जाते हैं। कहने का मतलब किसी का सामान है 50 लाख का गिरा हुआ है, हमारा नहीं है, उस फेरे में हम नहीं है, हम नैतिक है, और नहीं हमको ले लेना चाहिए, अनैतिक। तो जिस दिन आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो आप अनैतिक हो गए। अब भावनाओं को जब तक आप कंट्रोल रखे हैं तब तक आप नैतिक हैं ही तो है। क्या कहते हैं गांधी जी? सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। ऐसा करने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते इक्विवेलेंट मान होता है समकक्ष, समतुल्य। कि हमारे गुजराती भाषा में, गांधी जी गुजराती के रहने वाले थे, पोरबंदर के, तो गांधी जी कहते हैं कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन के एक इक्विवेलेंट शब्द है क्या? गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब होता है अच्छा व्यवहार। अब चौथा पैराग्राफ शुरू करते हैं। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि हमारा परिभाषा सही है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। कहते यदि ये परिभाषा हमारा सही है तो जैसा हमारे बहुत सारे राइटर लोगों ने दर्शाया है, तो हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। बात समझ रहे? कहने का मतलब कि बहुत सारे राइटर, अच्छा मान लीजिए कि दुर्व्यवहार, आप कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले अपने आप को जानिए, अपने पर तौल कर देखिए। तो मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है, तो गाली देने, आपको गाली देने का मन कर रहा है, तो गाली देने से पहले थोड़ा अपने पर मिला लीजिए कि ये गाली अगर हमको ही पड़ता, हमको कोई देता तो हम इसको बर्दाश्त करते हैं तो नहीं। तो कैसे, सामने वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? कहते हैं गांधी जी की वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दिमाग, जो हमारा दिमाग जो है वो रेस्टलेस बर्ड, अशांत चिड़िया है। गांधी जी तो दिमाग का तुलना किससे करते हैं? रेस्टलेस बर्ड, अशांत चिड़िया है। दिमाग जो है कभी शांत होने वाला नहीं है, इसलिए इसका तुलना की है रेस्टलेस बर्ड से। क्या है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये जितना अधिक पाता है उतना और चाहता है। इकोनॉमिक्स में है एक लाइन कि आवश्यकताएं अनंत होती है, किसी को आप जितना दीजिएगा उतना ही और जरूरत उसका बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए आप लोग अपना रूम लेकर पढ़ते होंगे कहीं, तो आपको मान लीजिए घर से 3000 से 4000 रुपए उस पर खर्चा आपका चल जाता है। अगर अगला महीना से आपको 5000 रुपए दिया जाए 4000 के जगह पे, तो पैसा बचा लीजिएगा, वो भी खर्च हो। फिर अगला महीना से 6000 दिया जाए तो वो भी खर्च हो जाएगा। तो जितना ही दीजिएगा उतना ही ये, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
जितना अधिक के पाता है उतना ही अधिक के चाहता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो है हमारा रेस्ट, किसी को संतुष्टि है, सुने है किसी के धन से, दौलत से, चाहे किसी चीज से उसको संतुष्टि हो गया हो, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना अधिक के पाता है उतना अधिक और चाहता है, इसके बावजूद भी कैसा रह जाता है, अनसेटिस्फाइड। अभी असंतुष्ट है ना, कुछ और हो जाता है तो और ज्यादा बढ़िया रहता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become। जितना ही अपने भावनाओं को हम ढील देते हैं उतना ही ये बेलगाम होते चला जाता है। बस समझ रहे हैं? आदमी देखा है ना कि जो पैसा जिस लड़का को बचपन से अधिक दिया जाता है तो उसको गलत हो, जिससे नशीला हो, नशा करने लगता है, चाहे वगैरह बुराई का शिकार हो जाता है। क्या है? यही चीज उस पर कंट्रोल नहीं है। तो जितना ही अपने भावनाओं को आप ढील दीजिएगा उतना ही ये बेलगाम होते चला जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेज। इससे हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि नहीं, तुमको इतना ही में रहना है, लाख रुपए घर में है लेकिन उससे मतलब तुमको 4000 जो तक 3000 उतना ही लो। हमारे पूर्वजों ने एक लिमिटेशन तय किया, क्योंकि लिमिट में रहकर ही आप माने सभ्य कहला सकते हैं। जिससे लिमिटेशन छोड़ दिए तो बात खत्म। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि हैप्पीनेस, जो खुशी जो है वो एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। खुशी पैसा से मिलने वाला होता है तो खाली अमीरे के लड़का खुश होता, अमीरे लोग खाली खुश होते हैं। कहने का मतलब पुलाव खाकर भी दुखी हो सकते हैं, एक मर भात चोखा खा के रोटी सब्जी खा के भी सुखी रह सकता है। तो ये मेंटल कंडीशन है। हमको थोड़ा में भी खुश रह सकते हैं और अधिक में भी दुखी रह सकते हैं। वही कहते हैं खुशी जो है वो पैसे से नहीं आती है। आगे कहते हैं गांधी जी, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी इसलिए खुश नहीं है कि वो धनी है और ना ही वो दुखी है इसलिए वो गरीब है, ऐसा नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी और द पुअर टू बी हैप्पी। अक्सर देखा जाता है कि जो धनी है वही दुखी है और जो गरीब है वही खुश है। इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका ताल्लुकात खुश होने का ताल्लुकात धन से नहीं है। खुश वो मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति। आप अक्सर देखते होंगे, अरे बहुत कहने का मतलब देख इनके पास पैसा गांज के रखा हुआ है, दुनिया भर का पैसा रखा हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर ने बता दिया कि चोखा रोटी खाना है, अब खाओ, पैसा लेकर क्या करोगे, क्या करोगे? एक गरीब आदमी बाल भर चोखा खा के बम बम है, वही खुश है। तो वही कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि धनी जो है वही दुखी है और द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही खुश है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ऐसे तो सोचे लाखों लाख लोग गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सारे चीजों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। इन सारे चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने रोका, मना किया। किस चीज से? लग्जरीज, लग्जरीज मतलब विलासतापूर्ण सामान, अब प्लीजर माने आनंद। जितना ही विलास आनंद का सामान घर में यूज कीजिएगा उतना ही आप दुखी होइएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि नहीं, जैसे मान लीजिए आज देख रहे हैं ना, आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि साइकिल चलाओ। अब देखिए घर में रखा हुआ है 50 लाख के कार, और डॉक्टर सलाह दे दिया कि साइकिल चलाओ। समझ रहे बात? रामदेव बाबा के पास जाते हैं वो क्या कहते, तरह तरह का ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, सांस छोड़िए। हम गांव के लोग अगर कहें कि जाके 1 घंटा कुदाल चलाओ ना खेत में, रामदेव बाबा का टोटल योगासन हो जाएगा। लेकिन वो तो आप करिएगा नहीं, करिएगा तो अब जब डॉक्टर बताएगा तो जिम जाता है ऐसे ऐसे करने के लिए, अब रोज दौड़ो ना 2 किलोमीटर और सही नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि लग्जरीज और प्लीजर से हम लोग को दूर रहना है। आज देखिए जितना हम लोग सुविधा में रह रहे हैं उतना ही बीमारी के घर में आ रहे हैं। अभी ना कम उम्र में नहीं बुझाता है, 40-50 के बाद समझ में आता है। मैंने सोचो कि आज किसी लड़का को हम लोग, अब क्या बस कहानी सुना तुम लोग को, हम लोग 15 किलोमीटर 12-14-15 किलोमीटर के दूर तक हम लोग बरात पैदल किया करते थे। उस समय साधन तो नहीं था, लेकिन आज उनके लड़का 2 किलोमीटर जाएगा,
एक 10 डे के लिए मोटरसाइकिल घर से निकालता है। We have managed the same kind of plow as existed thousands of years ago. हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले हल समझ रहे, हल चलाना, जो बैल के साथ हल जोता जाता था, तो हमारे पूर्वजों ने हल का आविष्कार किया था। We have retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. हमारे पूर्वजों ने कहा रहते थे झोपड़ी, मड़ई झोपड़ी में, झोपड़ी समझ रहे हो लोग, पहले खापड़ा नरिया का घर बनता था। आज के डेट में देख रहे हो घर लहक रहा है, हम लोग माटी के घर में रहे हैं, घर लिपा जाता था, गर्मी के दिन में आदमी गमछी बिछा के सो जाता था आराम से, लेकिन आज आनंद मिल रहा है हम लोग इस घर में। We have had no system of live corroding competition. पहले के हमारे पूर्वज लोग जो थे उन लोग को उतना कंपटीशन नहीं था। हम लोग के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपटीशन। मान लो कि बगल में कोई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं खरीदेंगे, लेकिन नहीं भले किस्ती पर खरीदाएगा काहे नहीं, भले हम परेशानी में पड़ जाएंगे। तो कोई कंपटीशन, भैया तुम्हारा दुताला है तो है, हम अपने मड़ई में है, खुश है। तो सबसे दुख का कारण कंपटीशन ही है। और उस समय के लोगों को कोई कंपटीशन नहीं था, उसका पास है तो है, तुम्हारे पास पुलाव भात खाए तो खाओ, हम बड़ा भात चोखा खाएंगे, खुश है। Each followed his own occupation or trade, a charge a regular wage. हर आदमी अपने अपने पेशा को फॉलो करता था, एक उस पर जो उसका मजदूरी होता था, अपने एक दूसरे को आदान प्रदान करता था। मेरे बात को समझ रहे हो तुम लोग? नया जनरेशन, इसे मान लो क्या होता था कि जैसे हम लोग शादी ब्याह के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो शादी ब्याह जब होगा तो कुम्हार यहाँ से मिट्टी का पानी पीने वाला आएगा, तो उसके लिए वो पैसा नहीं बताएगा तुमको कि कितना पैसा हम लेंगे, कोई बेच नहीं रहा है। अब क्या हुआ कि बारात विदाई हुआ, उस दिन उसको दूसरा चाचा अपना साड़ी लुगाई से जो होता था वो कुछ अपना दे दिया, उसके बदले में वो दे दिए। हमारे पास ये चीज मौजूद है, मेरे पास घर चावल नहीं है तो तुम लोग चावल दे दिया, हम हमारे पास जो उपलब्ध है वो दे दिए। ऐसे हमारे पूर्वज रहते थे। It was not that we did not know how to invent machinery. ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज चाहते तो मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, बट आवर फोरफादर न्यू, हमारे पूर्वज लोग जो थे वो जानते थे कि दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर अपना दिल दिमाग हम ऐसे चीजों पर लगाते हैं, मशीनरी के पीछे भागते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या बन जाएंगे? स्लेव मतलब होता है गुलाम, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। आज लॉस आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिकता को खो देंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि मशीन के जितना ही पीछे हम लोग भागेंगे, हम लोग क्या बन जाएंगे? धीरे धीरे उसके गुलाम बन जाएंगे। हम लोग गुलाम बन चुके हैं, कथा कहने से नहीं होगा। आज 5-10 मिनट के लिए मोबाइल अलग हो जाता है, लगता है कुछ डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग मशीन के गुलाम हो ही गए हैं। ये निबंध बहुत पुराना है, उस समय गांधी कहते थे बात और है, लेकिन ठीक है कहते थे। आज महसूस कर रहा है ना, तो हर आदमी मशीन का गुलाम हो चुका है। अभी कोरोना आया था तो याद है आप लोगों को, कोरोना आया था तो सारा संसाधन बंद हो गया था, तो आदमी उतना दिन तक चलिए फिर रहा था, सब चल रहा था। तो कहने का मतलब हमारे पूर्वज लोग पहले ही जानते थे कि हम मशीनरी के पीछे नहीं भागना है। अच्छा मान लो कि पहले खेती बाड़ी होता था, कितना मेहनत करके आदमी खेती करता था, आज सारा कुछ मशीन हो गया है, आदमी आलसी हो गया है, आदमी कोई कुछ करना नहीं चाहता है। जो तुम लोग का खाना पीना वाला जो है कोची है, वो खाना मंगाता है सब लोग, होम डिलीवरी सब जोमेटो का है, तो वो क्या है, घर करना है तो कमर में ज्यादा दर्द था, मैं थोड़ा फोनमा करके मंगवा लीजिए खाना। तो कहने का मतलब आलस बढ़ा है, मशीनरी जितना सुविधा हुआ उतना तुम्हारा आलस बढ़ा। 10 दिन बासी खाना खाओ, लेकिन उसको खाओगे घर से तो रोटी नहीं मिलेगा उनसे, तो मशीनरी के पीछे भागोगे तो गुलाम तो होना ही होना है, और हम लोग हो चुके हैं जाने अनजाने। They therefore after due deliberation, हम लोग विचार पूर्वक डिसाइडेड, फैसला किए कि दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हमारे पूर्वजों ने पूरे विचार पूर्वक ये फैसला किया
कि हमको सबसे ज्यादा उसी काम पर फोकस करना है जो अपने हम हाथ और पैर से कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ पर अपने पैर पर भरोसा रखिए। आज मान लीजिए कि 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, तो नहीं गाड़ी है, तो हमारे पूर्वज लोग इंतजार करते थे 20 किलोमीटर जाने के लिए कि तुम गाड़ी नहीं है, तुम नहीं जाएंगे, चल दिए तो चल दिए। तो अपने हाथ और पैर पर भरोसा था। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. कहते हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और हेल्थ ये दोनों किसी से जुड़ा हुआ है, अतः जब हम अपने हाथ और पैर का प्रॉपर यूज करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जितने लोग बीमार है, शुगर, ये सब बीमारी कहां से आया है? क्या आलस का नतीजा है। आप सुबह सुबह आप जहां भी आप जहां से सुन रहे हैं वीडियो, आप देखते होंगे इतना इतना मोटा हो गई है पिज्जा बर्गर खा खा के, टीवी का रिमोट चलाते चलाते, और सुबह हाफ रही है। अब हाफने से कोई चीज हो गया हो? तो कहने का मतलब अगर हाथ और पैर का प्रॉपर, पहले औरत लोग को मसाला पिसवाया जाता था ऐसे सिलवट, एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाता समझ रहा है तो लोग पता नहीं, जाता आटा भी किया था ऐसे ऐसे। अब देखो एक्सरसाइज आज रामदेव बाबा कहेंगे तब ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग। और हमारे पूर्वज लोग, हम खुद, हमारी माँ सब जाता होता चलाती थी। ढेका तो लोग नहीं जानता होगा, ढेका से पैर से चलता था। तो कहने का मतलब उस समय के हमारी माँ, उस समय के जो जनरेशन था वो स्वस्थ रहता था। क्यों? क्योंकि हाथ और पैर का प्रॉपर यूज करता था। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारा हम 6 पैराग्राफ हम पढ़ा दिए। अब इसके बाद हम दूसरे टर्म में इसको हम आगे पढ़ाएंगे बाबू। ठीक है, हम वीडियो जैसे ही लास्ट होगा तो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर टोटल करवा देंगे, समरी लिखवा देंगे जो परीक्षा का मटेरियल है। और आप लोग को बता दें हम बहुत जल्दी ही कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कॉमन ईरर हम सिखाने जा रहे हैं। आप और वीडियो को देखते रहिएगा कंटिन्यू। ठीक है।